आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चैनल का विजिट जरूर करिए क्योंकि चैनल पर बहुत सारे वीडियो ऐसे बने हुए हैं जो कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगा। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है सी, यानी गांधी और अम्बेडकर के बीच। यानी पूना पैक्ट जो है वो गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और सभी प्रश्नों से रिलेटेड हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बताते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हुए चलेंगे। अब बात आई है पूना पैक्ट का, तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है पूना पैक्ट जो है वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था और इसी समझौता को पूना पैक्ट का नाम दिया गया है। निम्न में से कौन से सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो इसका सही जवाब है डी, यानी अर्जुन देव को। यानी गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने उसे क्या किया था? तो मृत्यु दंड दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब है गुरु नानक देव। अगला है, गुरु नानक देव के अनुयायी क्या कहलाए? तो इसका सही जवाब है सिख। अगला है, गुरु रामदास ने कौन से पुत्र को गुरुपद सौंपा जिसके बाद गुरुपद पैतृक बन गया? तो इसका सही जवाब अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को। यानी गुरु रामदास ने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को जब गुरुपद सौंपा तो यहाँ से गुरुपद क्या हो गया? पैतृक बन गया। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, कौन से गुरु ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो इसका सही जवाब गुरु अर्जुन देव, यानी 1581 से 1605 ईस्वी। और यही अर्जुन देव जो थे यही आदि ग्रंथ का संकलन किया था। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने किया था? तो इसका सही जवाब है 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ए, यानी अरविंद घोष। यानी वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। एक और प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका सही जवाब है वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, वंदे मातरम की रचना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सितंबर अक्टूबर 1874 ईस्वी में। यानी वंदे मातरम की रचना कब हुई थी? तो सितंबर अक्टूबर 1874 ईस्वी में। है वंदे मातरम को गाने की अवधि कितनी है? तो इसका सही जवाब है 1 मिनट 5 सेकेंड, यानी 65 सेकेंड है वंदे मातरम को गाने की अवधि। अगला है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया था? तो इसका सही जवाब है यदुनाथ भट्टाचार्य ने। यानी वंदे मातरम को सर्वप्रथम स्वरबद्ध किसने किया था? तो यदुनाथ भट्टाचार्य ने किया था। अगला है, वर्तमान में वंदे मातरम को किसके द्वारा गाया जाता है? तो इसका सही जवाब विख्यात सितार वादक पन्नालाल घोष के द्वारा राग सारंग में स्वरबद्ध धुन में इसे गाया जाता है। एक और प्रश्न है, वर्तमान में आकाशवाणी व दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों का प्रारंभ कौन से गीत से होता है? तो इसका सही जवाब है वंदे मातरम से। यानी वर्तमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों का प्रारंभ जो है वह वंदे मातरम से होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति कौन से समिति करता है? तो इसका सही जवाब है डी, यानी स्वर्ण सिंह समिति। यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति जो है वो कौन से समिति करता है? तो स्वर्ण सिंह समिति करता है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को संशोधन द्वारा पारित किया गया था। यानी कौन से संशोधन के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यानी संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी नायलॉन। नायलॉन जो है बाकी सभी ऑप्शन में जो भी है उससे सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ के रूप में नायलॉन को जाना जाता है। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न है, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन था? तो इसका सही जवाब है नायलॉन। अगला है, नायलॉन का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही जवाब 1935 ईस्वी में। यानी 1935 ईस्वी में ही नायलॉन का निर्माण किया गया था। अगला है, नायलॉन का व्यापारिक स्तर पर उपयोग कब से शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब 1939 ईस्वी से महिलाओं के जुराबे बनाने में नायलॉन का व्यापारिक स्तर पर जो है वह उपयोग शुरू हुआ 1939 ईस्वी में।
दिल्ली स्थित शांति वन किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही जवाब है ए, जवाहरलाल नेहरू का। यानी दिल्ली स्थित शांति वन जो है वह जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। इसी से रिलेटेड और प्रश्न है नीचे, समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति के नाम, यानी कौन से समाधि स्थल से संबंधित कौन से व्यक्ति है उसके बारे में नीचे है। राजघाट, राजघाट है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। किसान घाट है चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल। अभय घाट है मुरारजी देसाई का समाधि स्थल। वीरभूमि है राजीव गांधी का समाधि स्थल। समता स्थल है जगजीवन राम का समाधि स्थल। महाप्रयाण घाट ये राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो इसका सही जवाब है सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है वह भारत का भ्रमण किया था। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन को किस रूप में भारतीय इतिहास के में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में युद्ध देवता के रूप में किसे पूजा जाता था? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में युद्ध देवता के रूप में कार्तिकेय की पूजा की जाती थी। गुप्त काल में कौन से देवता की उपासना हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था? तो इसका सही जवाब है भगवान सूर्य का। यानी गुप्त काल में सूर्य देवता की उपासना हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। अगला प्रश्न है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन कितने समय में होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ए, यानी 1 महीने के अंदर में। यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन जो है वह 1 महीने के अंदर में होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है डी, यानी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी शून्य आधारित बजट जो है वह सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, भारतीय बजट के इतिहास में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब 1985 ईस्वी में। यानी भारतीय बजट के इतिहास में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट जो है वह 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है डी, भारत। यानी संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश जो है वह भारत है। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न है, विश्व के कुल उत्पादन का अकेले भारत कितना प्रतिशत चाय का उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब है 30%। यानी विश्व के कुल चाय के उत्पादन में भारत का योगदान अकेले का 30% होता है, जो कि सबसे अधिक है। विश्व में चाय का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। यानी विश्व में चाय का सबसे ज्यादा निर्यात जो है वह श्रीलंका के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है हिप्पोक्रेटस को। यानी हिप्पोक्रेटस को ही यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। रिलेटेड एक और प्रश्न है, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हिप्पोक्रेटस को, जो कि 460 से 370 बीसी में थे, और यही हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। प्रश्न है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब थियोफ्रेस्टस को। यानी थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। एक और प्रश्न है, थियोफ्रेस्टस ने लगभग कितने पादप पर क्रमबद्ध विवरण दिया है? तो इसका सही जवाब है 500 पादपों पर। यानी थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 पादपों पर क्रमबद्ध विवरण दिया है। अगला प्रश्न है, कोरोना किस देश की करेंसी है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी स्वीडन। यानी कोरोना जो है वह स्वीडन की करेंसी है। इसी से रिलेटेड और प्रश्न है, देश है और मुद्रा है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कुवैत का मुद्रा दिनार है। मकाऊ का मुद्रा पटाखा है। यमन का मुद्रा रियाल है। और तुर्की का मुद्रा लीरा है। यह प्रश्न है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ए, यानी मैसूर में। यानी वृंदावन गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। इसी से रिलेटेड और प्रश्न है, हिलती मीनारे कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। मूसी रानी की छतरी कहाँ है? तो ये अलवर राजस्थान में स्थित है। कानपुर महल कहाँ है? तो धौलपुर जो कि राजस्थान में है। आना सागर कहाँ है? अजमेर जो कि राजस्थान में है। रानी की बाड़ी कहाँ है? तो जो कि बूंदी राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम सीमा कितनी है? तो इसका सही जवाब है ए, यानी 35 वर्ष। यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम समय सीमा जो है वह 35 वर्ष है न्यूनतम। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन की योग्यता की बातें कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 58। यानी अनुच्छेद 58 के तहत ही भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की बात कही गई है। अगला है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो इसका सही जवाब है याचिंग, यानी नौका दौड़ में। यानी नौका दौड़ में ही याचिंग में वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। इसी से रिलेटेड और प्रश्न है,
खेल है और ट्रॉफी या कप है। बैडमिंटन में नारंग कप और चड्डा कप, ये दोनों जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी जो है वो ब्रिज से संबंधित है। एजेरा कप पोलो से संबंधित है। रानी झांसी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। मुरुगप्पा गोल्ड कप और संतोष ट्रॉफी ये दोनों हॉकी से संबंधित है। अगला है नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जो है वो किसका उदाहरण है। इनमें से नटराज की मूर्ति जो है वो किसका उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है डी यानी चोल कला का। नटराज की जो मूर्ति है वह चोल कला का उदाहरण है। इसी से रिलेटेड और प्रश्न है, चोल प्रशासन की मुख्य व्यवस्था क्या थी, तो इसका सही जवाब है स्थानीय स्वशासन। यानी चोल प्रशासन की मुख्य व्यवस्था क्या थी, तो स्थानीय स्वशासन थी। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही जवाब राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। यानी चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है वह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है चोल कालीन नटराज प्रतिमा को ही चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। अगला है, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, तो इसका सही जवाब है कावेरी पट्टनम। यानी चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह का क्या नाम था, तो कावेरी पट्टनम था। विष्णु के उपासक तथा शिव के उपासक क्रमशः क्या कहलाते थे, तो इसका सही जवाब विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नैनार कहलाते थे। यानी विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे और शिव के उपासक नैनार कहलाते थे। क्या प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, तो इसका सही जवाब है बी यानी अफगानिस्तान का। यानी मोहम्मद गौरी जो था वह कहाँ का शासक था, तो अफगानिस्तान का शासक था। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का नामकरण कैसे हुआ, तो इसका सही जवाब मोहम्मद गौरी को गजनी और हिरात के बीच के स्थित गौर प्रदेश के निवासी होने के कारण उसे गौरी कहा जाने लगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसने किया था, तो चंद्रबरदाई ने किया था। और यही पृथ्वीराज रासो में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसका रचना चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम कौन सा पहला तुर्क शासक था जिसने भारत में मुसलमानी शासक की नींव डाली, तो इसका सही जवाब मोहम्मद गौरी ने। यानी सर्वप्रथम पहला तुर्क शासक कौन था जिसने भारत में सबसे पहले मुसलमानी शासक की नींव डाली, तो इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी ने। मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का किससे था, तो इसका सही जवाब है सी यानी इब्राहिम लोदी से। यानी मुगल वंश का संबंध जो बहादुर शाह जफर द्वितीय से था वही संबंध लोदी वंश का जो इब्राहिम लोदी से था। और प्रश्न है, इब्राहिम लोदी ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता कब संभाली थी, तो इसका सही जवाब है 1517 से 1526 ईस्वी तक। यानी इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभाली। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी क्या है, तो इसका सही जवाब है बी यानी हिंदुस्तानी गायक। यानी पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी जो है वह हिंदुस्तानी गायक है। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न है, चीना मौला सेठ कौन है, तो इसका सही जवाब है यह एक कर्नाटक शैली के संगीतज्ञ है। अगला है, गंधर्व कुमार कौन है, तो ये इसका सही जवाब है एक हिंदुस्तानी शैली के ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक हैं। अगला है, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है, तो इसका सही जवाब है बी यानी इंडिया गेट। यानी अज्ञात सैनिकों के लिए जो स्मारक बनवाया गया था उसका नाम है इंडिया गेट। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण क्यों हुआ था, तो इसका सही जवाब है प्रथम विश्व युद्ध में मरे हुए अज्ञात सैनिकों की स्मृति में ही इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। तो ये प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चैनल का विजिट जरूर करिए क्योंकि चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हुए हैं जिससे आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।